नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब PYQs के एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं, जिसमें बिहार या फिर किसी भी स्तर के एग्जामिनेशन में हुए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज ये जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आएगा आपके साथ, जिसके कारण आप क्या कर पाओगे कि प्रत्येक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा ना, उसके अलग अलग डायमेंशंस में उसको तोड़ के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये साथ में ये भरपूर कोशिश होगी हमारी और आपकी भी होनी चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, उसके जो विभिन्न डायमेंशंस में हम उसको तोड़ रहे हैं, साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठो और उसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय ज़्यादा किए, है ना, अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, ये देखता है क्या कि राष्ट्रीय गीत जो है वह किस उपन्यास से लिया गया है। यहाँ इस हो गया, सॉरी यहाँ किस कर देना। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है। तो देखो, पहला है आनंद मठ, दूसरा है गोदान, तीसरा है कालीकट, चौथा है त्रिशूर। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी राष्ट्रीय गीत पहले है क्या, तो पहले ये जानो, है ना। राष्ट्रीय गीत है क्या, एक मिनट में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लो। राष्ट्रीय गीत है क्या हमारी, वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम है, जिसको लिखा किन्होंने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और उनका उपन्यास क्या है, मतलब कौन सा है जिसमें उन्होंने लिखा है, वह है आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वंदे मातरम गीत भी शामिल है। और यही वो उपन्यास है जहाँ से हमने अपने राष्ट्रीय गीत को लिया। राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लें। जैसे कि आप पढ़ते हो कि 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को गाने का समय है, वैसे ही वंदे मातरम को जो है वो 65 सेकेंड, है ना। 65 सेकेंड कहो या फिर 1 मिनट या फिर 5 सेकेंड बोलो, उसको बात सेम ही है ना। तो 65 सेकेंड बोले या फिर 1 मिनट 5 सेकेंड बोले, ये वंदे मातरम को गाने का समय है। सबसे पहले वंदे मातरम को जो है ना, किसने गाया, मतलब कहाँ गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। आप याद रखोगे कि सबसे पहले वंदे मातरम जो है, राष्ट्रीय गीत जो है हमारी, उसको कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था सबसे पहली बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके लिए। गोदान किसकी रचना है, आपको भलीभांति पता होगी, मुंशी प्रेमचंद की। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। और निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, विजय घाट। विजय घाट किसकी समाधि स्थल को कहते हैं, BR अम्बेडकर नहीं, इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं हम, चैत्रा भूमि बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहीं, शक्ति स्थल बोलते हैं उसको। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को हम क्या बोलते हैं, विजय घाट। यहाँ देखो, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसको हम क्या बोलते हैं, हम विजय घाट बोलते हैं। राजीव गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, हम वीर भूमि बोलते हैं। वीर भूमि बोलते हैं, है ना। और मतलब ये आप याद रखोगे। उसी से आपको याद रखना है क्या, गांधी जी की जो समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं, राजघाट बोलते हैं। और एक नया इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं हम, सदैव अटल, है ना। सदैव अटल, सदैव अटल बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप याद रखेंगे। BR अम्बेडकर चैत्रा भूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, महात्मा गांधी जी के राजघाट और अटल बिहारी वाजपेयी में सदैव अटल को याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा आज का, वह है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। किस वर्ष चुने गए थे भाई, 1929 में, 1939 में, 1949 में या फिर 1959 में। तो कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वह कांग्रेस के पहले क्या चुने गए, कांग्रेस पार्टी के प्रथम बार वे अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो 1929 लाहौर अधिवेशन, यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह वही अधिवेशन है जहां क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
पूर्ण स्वराज की मांग पारित कर दी गई थी। और यही वो अधिवेशन है जहाँ पहली बार जवाहरलाल नेहरू, ये तो क्वेश्चन ही है कि जवाहरलाल नेहरू क्या बनेंगे, पहली बार इसके अध्यक्ष बनेंगे। 1939 और 1938 ये दो वर्ड्स याद रखेंगे आप, 1938 हो या 1939 हो, यहाँ भी कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेंगे, सुभाष चंद्र बोस करेंगे। और यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या कर लेंगे, इसको राजेंद्र प्रसाद इसको कंटिन्यू करेंगे। राजेंद्र प्रसाद, इनका इस्तीफा आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, और राजेंद्र प्रसाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है और 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन है त्रिपुरी, वहाँ जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, शुरू में सुभाष चंद्र बोस करेंगे और बाद में कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तीसरे क्वेश्चन को हमने देखा, समझा और जाना। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी फैक्ट्स नए मिल रहे हैं आपको, अगर पुराने हैं आपको याद है तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। यदि नहीं याद है कोई फैक्ट्स, यदि आपको नए लग रहे हैं तो उस नए फैक्ट्स को नोट डाउन कर लो, है ना, एक कॉपी में, एक पेज पर कम से कम। फोर्थ जो क्वेश्चन बन रहा है वो बोल रहा है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। बचपन से सुनते आ रहे हैं झांसी की रानी के बारे में, दुर्गाबाई, अहिल्याबाई, पद्मिनी और लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। लक्ष्मीबाई का जो है ना वो मूल नाम जो है मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका। अपना नाम सुनते हो बचपन से ही। 14 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में, और हुई किसे, झांसी के महाराज गंगाधर राव से। हुआ ये कि गंगाधर राव साहब की मृत्यु हो जाती है, रानी अकेले बच जाती हैं। रानी के बारे में यदि आपने कहानी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि रानी बचपन से ही बहुत वीरांगना थी, है ना। उनको अस्त्र शस्त्र से खेलना, प्रैक्टिस करना, तलवारबाजी करना, भाला चलाना, ये सब में बहुत दिलचस्पी थी, है ना। इसलिए वो बहुत बहादुर थी और बहुत बड़ी वीरांगना थी, है ना। तो 1853 में डलहौजी जो है ना व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत क्या करता है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करता है, मिला लेता है। उसी के विरोध में 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट में लक्ष्मीबाई भी क्या हो जाती हैं, पार्टिसिपेट कर लेती हैं, उतर जाती है उस रिवोल्ट में। और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले काम इन्होंने किए थे उस विद्रोह में। 1857 का रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट के बारे में सबसे मतलब ह्यूरोज बोलता है कि 1857 के रिवोल्ट में कोई एक मर्द जो लड़ रहा था वीरभूमि में, रणभूमि में, वो कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। इस कदर इन्होंने जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। और अंततः 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को क्या हुआ कि हीरोज से लड़ते लड़ते ये क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, जिनको झांसी की रानी के रूप में भी जानते हैं, ये 1857 के रिवोल्ट को एक अलग स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रही। झांसी के लिए लड़ते लड़ते, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते लड़ते इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, लक्ष्मीबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। किस वर्ष किया था, आपको याद हो, 13 अप्रैल 1919, इसी के विरोध में तो हुआ था ना। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है, मतलब शुरू कर दिया जाता है। आंदोलन शुरू तो कर दिया इन्होंने। गांधी जी अहिंसावादी थे, आप सबको पता है, घोर अहिंसा, मतलब एकदम पूरी तरह से अहिंसावादी थे वे। उनकी कोशिश थी कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता है वह अहिंसा से मिल जाए, हमारे देश को जो स्वतंत्रता है वह अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलकर मिल जाए। इसी के फलस्वरूप उन्होंने इसी को निहितार्थ बनाते हुए 1920 के 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की क्या कर देते हैं, वो शुरुआत कर देते हैं। हुआ ये कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में कुछ विद्रोही लोगों ने थाने में आग लगा दी। थाने में आग लग गई, 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मर गए। 22 पुलिसकर्मी मर गए। अब अंग्रेज बौखलाहट के लग रहा था कि कुछ भी कर देंगे। तुरंत जैसे ही गांधी जी के पास ये खबर पहुंची, गांधी जी को लग गया कि देश अभी पूरी तरह से अहिंसावादी होने के लिए तैयार नहीं है।
अभी अहिंसात्मक प्रवृत्ति देश में पूरी तरह से व्याप्त करने में समय लगेगा, लोगों को उस मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने में भी समय लगेगा। ये वो समय नहीं है जब हम पूरी देश को एक साथ अहिंसा के साथ लेकर आगे बढ़ें, है ना। इसलिए 12 फरवरी 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना होती है और 12 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं, यानी स्थगित कर देते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट चलता रहता है कि यदि आंदोलन कंटिन्यू रहता तो शायद हो सकता था कि हमारा देश वहीं आज़ाद हो जाए। तो ये गलतफहमियां हैं। यदि आप जब डेप्थ में पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री को, आपको ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि एक अंग्रेज अधिकारी के मारे जाने के बाद ब्रिटिश इस कदर जुल्म बरसाते थे भारतीयों पर कि लोग का मतलब बोलते हैं ना कि रूह कांप जाती थी। वैसे सोचो 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए हैं जलाकर, किस कदर जुल्म होता। आज भारत के नक्शे पर शायद उत्तर प्रदेश को अपना पहचान पाते, है ना। तो उसको देखते हुए गांधी जी बहुत दूरदर्शिता वाली नीति वाले आदमी थे, मतलब दूरदर्शी नीति वाले आदमी थे, दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, है ना। इसलिए उन्होंने समय देखते ही तुरंत क्या कर लिया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को क्या कर दिया, वापस कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, पता ही होगा 1964 तक। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, 1964 तक। आसपास कोई ऑप्शन इर्द गिर्द था ही नहीं, है ना। तो 1964 ऑप्शन क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते जाइए कंटिन्यूअसली। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये बीएसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देख के क्वेश्चन लग रहा है ना कितने सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यदि सिर्फ बताना होता है आंसर तो फटाफट टिक मार के निकल जाओ। मतलब आई थिंक कि 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट मुश्किल से समय जाता, मुश्किल से 10 मिनट बहुत हो गया, सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ एनालिसिस वगैरह देखनी है, थोड़ा सा और फैक्ट्स उसमें ऐड ऑन करने हैं, ताकि यदि इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन कहीं अगली बार आए तो आप बेहिचक निश्चिंत रहो कि छूटेगा तो नहीं। ये देखो, ये जो आरंभ स्टार्ट करा है ना हमने, आरंभ जो करा है हमने, वह बेसिकली इसी माइंडसेट के साथ आरंभ करा है कि बच्चे जो आज तक ये सोच पा रहे थे ना, ये कि हाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, सुपीरियर तरीके से मिल जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें शुरू की गई हैं। और मैं उम्मीद तो रखता ही हूँ, साथ साथ मतलब ये विश्वास के साथ आपको ये बताता हूँ कि यदि हमारी जितनी मेहनत है आप सबके लिए, या हम जितनी सीरियसली मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, हमारी टीम जितनी मेहनत कर रही है, यदि उसके आधे % में भी आपने कर लिया, 50% में भी, तो आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। बस ज़रूरत है आपके थोड़ी सी मदद की, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो, नौकरी तो वैसे ही मिल जानी है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी हो, फ्रंटियर गांधी हो, किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में होती है। पहले इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था, उसके बाद इसको दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसको कांग्रेस कर दिया गया। 1885 में पहले इसका जो मीटिंग हुआ था ना, वो बोला था गया था कि पुणे में होगा, है ना। इसकी जो पहला सेशन होगा, अधिवेशन, वह कहाँ होगा, पुणे में। लेकिन तब तक पुणे में क्या हो जाता है, हैजा प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण स्थान को स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया जाता है, बॉम्बे रखा जाता है। और बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, जिसमें 72 व्यक्ति क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। यदि यही पूछ देता क्वेश्चन कि कहाँ प्रस्तावित था, तो क्या हो जाता है आंसर, पुणे हो जाता है ना। प्रस्तावित कहाँ था, पुणे, लेकिन वहाँ महामारी आ जाने के कारण कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ पहली मीटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1928 में पढ़े होंगे आप लोग, सहजानंद सरस्वती ने कर दी। 1928 में क्या कर दिया, बिहार में किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन 1929, ये भी याद रखेंगे,
प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुई थी? 1929 में हुई थी, जबकि किसान सभा की स्थापना 1928 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा कर दी गई। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके बहुत एक्टिव मेंबर रहे। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नाम सुनते ही दीनबंधु मित्र का नाम आपके ध्यान में आ जाता होगा। दीनबंधु मित्र, और बंगाल में के वो किसान जो नील की खेती करने के लिए क्या है, मजबूर हैं, उनकी स्थिति इस किताब में बिल्कुल आईने की तरह दिखती है। जैसे दर्पण इसका नाम है, उसी प्रकार से दिखाई, जैसे पढ़ोगे तो लगेगा हाँ दिखाई दे रही है, सामने वो घटनाएं घट रही हैं, वो ऐसा कुछ लगता है इसको पढ़ने के बाद। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। बिल्कुल सही है। नील दर्पण के रचनाकार, अच्छा रचनाकार ही पूछ रहा है, मैंने तो स्टार्टिंग में लिख दिया दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, अच्छा सी नंबर ऑप्शन क्या है, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बंगाल में हो रहे नील की खेती में मजदूर जो किसान हैं, जो मजबूरी के साथ नील की कृषि कर रहे हैं, वो उनकी दुर्दशा को देखते हुए दीनबंधु मित्र साहब ने क्या करा, एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखा, जिसका नाम क्या था, नील दर्पण था। वैसे नील बनाने वाला कृत्रिम जो नील बनता है ना, उसको सबसे पहले किस देश ने बनाया, जर्मनी ने बनाया। ये भी फैक्ट है कि याद रखेंगे टाइम पास के लिए कि हाँ ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आता है तब ये भी ध्यान रखें कि पहली बार कृत्रिम नील को बनाने वाला देश कौन है, जर्मनी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई, जिसको पूना पैक्ट, दिल्ली समझौता बोलते हैं, कब की गई बताओ। क्वेश्चन देख बताओ, 1919 में, 1932 में, 1937 में या 1935 में, देख के बताओ। क्वेश्चन देख के बताओगे आप लोग कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई। याद है, हिंदुओं के बंटने के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो है यरवदा जेल में अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं अमरण अनशन पर। देखो, गांधी और अंबेडकर दोनों जो है ना, वो दलितों के लिए लड़ रहे हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग है लेकिन मंजिल सेम है। दोनों के पाथ अलग अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, फिक्स्ड है। हमको एसएससी निकालना है, हमको बीपीएससी क्लियर करनी है, हमको यूपीएससी क्लियर करनी है। 10 लोगों के मन में ये बातें चल रही हों तो हो सकता है कि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो, लेकिन एट द टाइम उसी समय आप ये क्या देखोगे कि स्ट्रेटजी अलग अलग होने के बावजूद भी मंजिल क्या है कि सेम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करनी है। आप अलग तरीके से करो, मैं अलग तरीके से करूँगा। जो उस एग्जाम को उस तरीके से क्वालिफाई कर गया उसकी स्ट्रेटजी सही हो गई, जो उस तरीके से नहीं कर पाया उसकी स्ट्रेटजी गलत साबित हो जाती है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे गांधी और अंबेडकर के लिए जारी होता है कि होता क्या है ना कि गांधी और अंबेडकर दोनों दलित के पक्ष के लिए पक्षधर हैं, दोनों दलित के लिए लड़ रहे हैं, दोनों दलित का उत्थान चाहते हैं और होना भी चाहिए बाय द वे। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत आज भी उसी कुप्रथाओं के साथ घिरा हुआ होता। तो दलितों की उन्नति भी जरूरी है, दलितों का उत्थान भी जरूरी था। इसलिए अंबेडकर भी चाह रहे थे कि दलितों का उत्थान हो, गांधी भी चाह रहे थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग अलग था। तो यरवदा जेल में जब हिंदुओं का विभाजन देखते हैं गांधी, तो वह अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फाइनली सितंबर 1932 को क्या होता है, उसी जेल में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट बोला गया, इसी को दिल्ली समझौता बोला गया। और ये कब हुआ, 1932 में 24 सितंबर 1932, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। ये अभी जस्ट पिछले वाले जिसमें हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो आपने पढ़ा होगा कि किस अधिवेशन में बने, तो वहां हमने पढ़ा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित कर दिया गया था। ये अधिवेशन इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि हमने इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अगला जो क्वेश्चन आता है वह है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी।
1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या करी, स्थापना करी। एनी बेसेंट होम रूल लीग से जुड़ी हुई महिला थी जो आयरलैंड से थी। बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल से थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो इन सब के लिए एक एक फैक्ट्स और खास करके जो क्वेश्चन का मांग है उसके लिए आंसर कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी, ये याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हो, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यदि आपको याद हो एटलीस्ट आप कॉपी लेके बैठो, जितने क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ट्राई करो कितना सही हो रहा है, जरूर बताओ यार कि हाँ कितने क्वेश्चन आपने सही करे आउट ऑफ 30। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन तो बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच के बताओ। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या अरुणा आसिफ अली? आपको याद हो कांग्रेस का अधिवेशन 1970, कहां का अधिवेशन? कोलकाता का अधिवेशन। 1970 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो भारत के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। थोड़ा सा ट्विस्ट लाए इसमें, ट्विस्ट ये लाना है कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी, और एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला थी जो अध्यक्ष बनी। ये 1925 के कानपुर में बनती हैं, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में बनती है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप जरूर याद रखेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जितने सारे आप क्वेश्चंस को देख रहे हो उसको एटलीस्ट लिख पाओ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अपने नोट्स में शामिल कर पाओ और उसको प्रैक्टिस कर पाओ कि हाँ जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह सेटअप बनाते हो तो उसमें इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हो तो वहाँ भी से भी कुछ अलग डायमेंशन मिल पा रहा है तो उसको ऐड ऑन कर लो। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे, जितने संक्षिप्त और सारगर्भित आपके नोट्स होंगे, आपकी सफलताएँ उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनिश्चित की जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे क्या कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं जो अध्यक्ष हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन में, और जो एनी बेसेंट है वो प्रथम महिला हैं जो अध्यक्ष हैं 1970 के कोलकाता अधिवेशन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। बिल्कुल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ना, कर्नाटक में लोग इसको गोमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं, जबकि जैनिज्म इसको बाहुबली की मूर्ति बोलते हैं। है क्या ये? बेसिकली जैन धर्म के प्रथम गुरु तीर्थंकर जिसका नाम था ऋषभ देव, उनके दूसरे बेटे जो हैं जिनको बाहुबली कहा गया है, उन्हीं के नाम पर इस मूर्ति की स्थापना 983 ईस्वी में यानी 10वीं शताब्दी में कराई गई। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराई गई और कर्नाटक में स्थित है। ये मंदिर ये जो मूर्ति है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा टाइप का है ना, एक अजूबा है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करिए, इसमें ये कुछ ज़्यादा डेप्थुअल फैक्ट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है, 57 फीट। ठीक है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला का नाम सुनते ही एक और फैक्ट दिमाग में आता है। कौन? जो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। हमने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अंतिम समय में बिंदुसार को, अपने पुत्र को राज्य सत्ता सौंप देते हैं और जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लेकर अपने जीवन का अंतिम समय बिताने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर चले जाते हैं, जहां वे संलेखना विधि से अपने शरीर का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। इसलिए कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मस्तकाभिषेक भी होता है प्रत्येक 12 साल बाद, जो जैनियों के लिए क्या है? बहुत बड़ा पर्व साबित होता है। प्रत्येक लोग यहाँ पे आते हैं ये अभिषेक देखने। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 12 साल पर होता है वो।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 ने से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में क्या किया? और BHU की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, तो BHU की स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने करी थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या हुई थी? गांधी की हत्या कर दी गई थी और गांधी जी परलोक चले गए थे, इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। 30 जून को, और ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, सबको पता ही होगा। ये तो बच्चों को याद रहता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? यहाँ ये गुप्त वंश, संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। फिर आता है क्वेश्चन कि वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक ये कौन है? तो वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, उनके 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी। क्यों कर दी? कहानी है ध्रुव देवी को लेकर, ठीक है, उसके तहत कर दी, और कर दी तो अच्छी कर दी, है ना, सही किया कि कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दूसरे पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि थी, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो इस वंश के सबसे महानतम शासक साबित हुए, वो थे। इन्हीं की पुत्री प्रभावती गुप्त, भारत की प्रथम महिला शासिका प्रभावती गुप्त, नाम याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, और ऐसे ही करके लास्ट में कौन आएगा? विष्णुगुप्त। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन आते हैं, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? मैं यहाँ एक चीज मिस कर गया, यही है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनके दरबार में कौन निवास कर रहे थे? 9 रत्न निवास करते थे। कालिदास उन्हीं में से एक थे। अकबर के राज दरबार में कितने 9 रत्न थे? कितने रत्न थे, सॉरी, तो 9 रत्न थे। बिरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, अबुल फजल, तानसेन, जितने लोगों का नाम सुनते हो ये सब क्या हैं? इनके 9 रत्नों में से लोग शामिल लोग हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में से कौन है? तो अकबर के दरबार में कितने रत्न हैं? 9 रत्न हैं। अकबर किसका पुत्र है? हुमायूं का। इनका तो पूरा जीवन ही हम लोग को याद रहता है, मुगलों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन सी राजधानी थी? कोचीन राजधानी थी। आपको याद हो, सबसे पहले ये गोवा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वह 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह जो गोवा के शासक थे उनसे गोवा छीन लेता है और गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना देता है। उसके बाद से, मतलब अल्बुकर्क के बाद से लेकर 1530 तक गोवा ही क्या रहता है? पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर रहता है। लेकिन 1529 में नीनो दी कुन्हा जो है वह गवर्नर बनकर आता है और गोवा से अपनी शक्ति को कहाँ स्थापित कर देता है? कोचीन में लेकर ट्रांसफर कर देता है। और तब से लेकर लास्ट तक पुर्तगालियों की हेडक्वार्टर कौन बनी रही? कोचीन बनी रही। पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति थे। जो सबसे पहले नागरिक के रूप में कौन आया? 1498 में वास्को ड गामा आया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? 1498 में आए थे। ये सब भी फैक्ट्स कुछ हैं जो एडिशनल नॉलेज के लिए काम आएंगे, आप ध्यान रखेंगे साथ साथ। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? भाई साहब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछोगे भाई, अमृतसर। जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर है भाई। 13 अप्रैल, उस दिन को कौन भूल सकता है? 1919, जब जनरल डायर ने क्या करा? आदेश दे दी जनरल डायर ने
कि भून दो, गोलियां चला दो, और लगभग 1000 निर्दोष लोगों की क्या हो गई, हत्या कर दी गई। सरकारी ऑफिशियल डाटे में लगभग 250-300 के आसपास आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन लोगों का बताना है कि लगभग 1000 लोग उस क्या हो गए, उस गोलीबारी से मार दिए गए। इसी की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, है ना। और कांग्रेस ने पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन करी थी इसी के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन भी गांधी ने शुरू करा था, यह भी उसमें से एक रीजन था, उसके पीछे के कारण थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बहुत भयानक एक नरसंहार था ब्रिटिशों के द्वारा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। मुंडकोपनिषद कहां दिख रहा है भाई, यहां पे दिख रहा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, है ना। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्या है, एक उपनिषद है। उपनिषद का विषय क्या होता है, दर्शन। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है, 108। ये इतने सारे उपनिषद हैं, है ना। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है, ये मनु के द्वारा लिखी गई है ना। रामायण तो आप जानते होंगे, महर्षि आदिकवि वाल्मीकि। और गीता भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे युद्ध में उपदेश, इसका संग्रह है श्रीमद् भगवत गीता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आनंद मठ के लेखक है। पहला क्वेश्चन ही था राष्ट्रीय गीत वाला। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर चटर्जी कहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के राइटर हैं, जिनकी किताब से हमको क्या मिला, राष्ट्रीय गीत मिला, है ना। राष्ट्रीय गीत को गाने से कोई मना नहीं कर सकता है आपको, है ना। राष्ट्रीय गीत मिला, और राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कितना है, 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड। ये सब छोटे छोटे एडिशनल नॉलेज है, याद तो रखने ही पड़ेंगे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन सही नहीं करोगे फिर क्या सही करोगे। इन क्वेश्चनों को सही करने के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी चाहिए, जो आपको इस एनालिसिस को देखने के बाद थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। जैसे से आप हमेशा जुड़े रहोगे, प्रत्येक क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन के साथ उसकी एनालिसिस इन डेप्थ की जाएगी, है ना। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस सपोर्टिव रहो और मेहनत करते रहो। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, जो पाकिस्तान में है। तलवंडी में इनका जन्म होता था, कब हुआ था, 1469 में। और 1539 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, गुरु नानक की। ये सिखों के क्या थे, पहले गुरु थे। तलवंडी में जन्म लेते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1539 में। और इनका जो जन्म स्थान है वह ननकाना साहब कहलाता है, ननकाना साहिब, ये भी याद रखेंगे। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, ननकाना साहिब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को, यानी बहादुर शाह द्वितीय, उन्हीं को जफर भी बोलते हैं, देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था भाई साहब को। देश से निकाला, बोला जाओ रंगून, है ना। रंगून भेजा, जहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रंगून भेजा, जहाँ ये, इनको बहादुर शाह जफर बोलते हैं, चूंकि ये जफर नाम से क्या लिखते थे, शायरी लिखते थे। ठीक है, तो जफर भेज दिया था इनको, और वहीं पे इनकी बेचारी की मृत्यु हो जाती है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, बेचारी ये तो पेंशन भोगी सम्राट थे। 1857 के विद्रोहियों ने, जो विद्रोह कर रहे थे लोग, उन्होंने क्या करा, इनको दिल्ली से नेता बना दिया। इन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, नेता है, नेता ही बन जाते हैं। नेता बना, लास्ट में कुछ सही काम कर दिया देश के लिए, करो तो सही। तो इन्होंने करने की कोशिश करी, बेचारे अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया। हडसन इनको पकड़ता है हुमायूं के मकबरे से, है ना। हडसन पकड़ता है कहाँ से, हुमायूं के मकबरे से पकड़ता है और भेज देता है रंगून, जो भी कहाँ है, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 26, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। देखो, पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कौन है, देखो, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व, अच्छा, जो लास्ट में बना, यानी माउंटबेटन से जस्ट पहले कौन था, तो कौन था, बेवेल साहब थे। लास्ट में कौन है, बेवेल साहब, जिनका जो सबसे लास्ट में जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंट
बेटन। और जो इनका बेबल है उनका कार्यकाल क्या है, 1943 से 1947 तक। और 7 में माउंट बेटन बनते हैं। हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा होता है उस समय भारत के वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। और भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वो भी लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आखिर से एक पहले बेबल, स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। याद रखेंगे। एक बात और याद रखो, 1857 का जो भी रिवोल्ट हुआ था उस समय कौन था, तो उस समय कैनिंग महोदय थे, है ना, लॉर्ड कैनिंग। नाम से ही दिख रहा है कैनिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। मोतीलाल नेहरू साहब ने क्या था, इंडिपेंडेंट किया था, इंडिपेंडेंट नाम का समाचार पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने क्या शुरू किया, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, याद रखेंगे। राहुल गांधी कहाँ से आ गए इसमें भाई ऑप्शन, राहुल गांधी साहब ने तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। लिखता है मेगास्थनीज आ गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, आक्रमणकारी था, बिल्कुल नहीं था भाई साहब, पुजारी नहीं था, मंत्री तो नहीं था, क्या था, राजदूत था, एम्बेसडर था। किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, प्रीवियस क्लास आपको यदि याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि सिकंदर जब भारत आक्रमण करने आया 326 BCE में, तो उसके दो सेनापति, एक जल सेनापति और एक थल सेनापति। तो जल सेनापति कौन थे, निर्याकस महोदय थे, और थल सेनापति यही सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर के जीते हुए एरिया पर कब्जा करने के टाइम पीरियड के उसी के मंशा से सेल्यूकस निकेटर भारत की तरफ बढ़ता है, और सिंध आते आते उसका लफड़ा किससे हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी मतलब भयंकर था वो, है ना। 305 में एकदम सेल्यूकस निकेटर को खतरनाक हराया। खतरनाक जब हरा देता है तो इसको संधि करनी पड़ती है, और 303 में एक संधि होती है दोनों के बीच में, जिसमें 4 प्रांत जो है ये दे देता है ना, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, आपने पढ़ा हो। और इसी के बाद 305 में एक राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को ये क्या करता है, मौर्य साम्राज्य में भेजता है। और इसी मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, इंडिका, जिसको स्वान बेक साहब उसके कुछ उद्धरण जो आज मौजूद हैं उसको लेकर प्रकाशित कराते हैं 1846 में। ये भी फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इंडिका के मूल रूप में उपस्थित है नहीं, कुछ उद्धरण उसके मौजूद हैं। उन्हीं सारे उद्धरणों को लेकर स्वान बेक साहब ने 1846 में इसको प्रकाशित कराया। तो मेगास्थनीज क्या बनकर आया था, राजदूत बनकर आया था, और इसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बहुत बढ़िया से वर्णन किया है। ठीक है, पाटलिपुत्रा को इसी ने पोली प्रथा कहा था। ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे साथ साथ। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है। भाई बचपन में इनकी कहानियां सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं ना। पंचतंत्र की किसने लिखा है, विष्णु शर्मा महोदय ने लिखा है ना। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। ईश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण को ईश्वर कृष्ण लिखा है। भगवान कृष्ण कुछ लिखे तो नहीं, मतलब इन्हीं के उपदेश को हम लोग गीता में पढ़ते हैं। वराह मिहिर बृहद संहिता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बृहद संहिता। और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखते हैं। और ये मुद्रा राक्षस क्या है, किस पर प्रकाश डालता है, मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। तभी तो बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रख के क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने राइन में लगभग कितने स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें से कुछ स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, नष्ट करवा दिया गया। पहला उपदेश की घटना क्या कहलाती है, धर्मचक्र प्रवर्तन। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है,
तो इन सारे क्वेश्चंस के डेप्थ एनालिसिस आपके सामने मौजूद हैं, आपने अभी देखा जस्ट। अब आप बताओ कि आपने इस 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही करे, और एटलीस्ट ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे ईमानदार हैं, है ना, और पूरी ईमानदारी के साथ आप ये कमेंट करोगे कि आपने इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे, मतलब आपके कितने सही हुए। ठीक है, अटेम्प्ट कितना भी करो, सही कितने हुए ये बताना है। और जहाँ भी कुछ एडिशनल नॉलेज आपको लगा, कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुई, कुछ अलग फैक्ट्स मिले, तो उसको तुरंत ग्रैस्प करो और कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ताकि वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण साबित हो जाए, मील के पत्थर साबित होंगे वहीं जो आप यहाँ पढ़ोगे, जो यहाँ से समझोगे, है ना। कुछ सुन के रख दोगे कि हाँ चलो हो गया, दिमाग में याद हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो और इधर से सुनते हो उधर से निकाल देते हो, ऐसा नहीं करना। जो भी हो उसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, वेल विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस, और बस कंटिन्यू करो, देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो यदि आपको अच्छे आ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहे हैं इनके, मतलब जो कंटेंट यहाँ पर आ रहे हैं, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, उनसे आप अच्छा फील कर रहे हो कि हाँ मेरी तैयारी थोड़ी अच्छी हो पा रही है, अब थोड़ा कुछ अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है कंटिन्यूअसली, तो चैनल को सपोर्ट करो यार, लाइक करो और अपने दोस्तों के भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास अपनी रीच पहुंचा पाएँ और भारत क्या हो सके, धीरे धीरे आगे बढ़ सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।